बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिल स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। 2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है, सेलेक्टर घर चले जा चुके हैं और इमरान खान के पास इस वक्त ताली बजाने के लिए कोई दूसरा हाथ मुयस्सर नहीं है। ये कहना था चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा का। मरियम नवाज साहिबा आज खूब गर्जी बरसी हैं। उनका ये कहना था कि अगर मवाजना करना है तो 2013 से लेकर 2017 की नवाज शरीफ की हुकूमत का करें और 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान की हुकूमत का करें। ये ज्यादती है कि जब मुल्क बेहतरी की तरफ होता है तो नवाज शरीफ को निकाल दिया जाता है और जब मुल्क जवाल पजीरी की तरफ होता है तब नवाज शरीफ को बुला लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है? क्या अगर वो वापस आएंगे तो मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे? क्या मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होगी? आज मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि तुम घर बैठे हो प्लास्टर चढ़ाकर और हम इधर इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। मरियम नवाज साहिबा का कहना क्या है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। नवाज शरीफ साहब अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करे और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इससे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया। खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं। जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गए, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, आप कहते हैं हुकूमत कर क्या रही है? मरियम नवाज साहिबा ने बताया शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे और इसहाक डार साहब तहज्जुद के वक्त काम शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यार सर, बड़ी मज़े वाली बात है, ख़जाना खाली है, वज़ीर ख़जाना बढ़ा दिया। और सुबह फजर के टाइम वज़ीर ख़जाना जो है वो कौन सा ख़जाना भरते हैं भाई? आप वज़ीर ख़जाना ही कहते हैं ख़जाना खाली पर है। ख़जाना खाली पर है तो सुबह फजर के टाइम उठ के कोई दम दरूद करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, ख़जाने में पैसे डालते हैं, ख़जाने में को बढ़ते हैं, ख़जाने को बनने का कोई तरीका क्या करते हैं? उनके सुबह फजर के टाइम उठने का क्या पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया? पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि आटा महंगा हो गया? पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि घी मुयस्सर नहीं? पाकिस्तान की कौम को यह फ़ायदा हुआ कि या कंटेनर फंस गए? पाकिस्तानी कौम को यह फ़ायदा हुआ कि डॉलर नायाब और महंगा हो गया? पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा हुआ है? कोई एक फ़ायदा बता दे। IMF के साथ डील डन हो रही है। किसकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हो रही है ना, तो ये एहसान की है। पैसे किसने देने हैं? इसहाक डार ने पल्ले से देने हैं। वो कहते हैं, दूसरा वो कहती है मियाँ शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे उठते हैं। भाई सुबह 6 बजे उठते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। उठे 6 बजे, उठकर कोई ऐसा काम करें जिस काम से इस मुल्क को फ़ायदा हो। सुबह 6 बजे उठ के लिस्ट नहीं बननी चाहिए कि किस किस को पकड़ना है, ये लिस्ट नहीं बननी चाहिए कि किसके खिलाफ क्या करना है। 6 बजे उठने का मकसद तो ये है कुछ करके दिखाएं। क्यों नहीं अभी तक हुआ? ये कह रही है मोहतरमा, मैंने सुना है कि वो प्लस्तर टांग पे करके घर बैठा हुआ है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या कश्मीर के किले पे लड़ रहे हैं? वो बॉर्डर पे खड़े हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बुलाते पाकिस्तान भाई? मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसने रोका पाकिस्तान आने से? जिनेवा जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं, वहां पे सैर कर सकते हैं। यहाँ तो ना मियाँ साहब खड़े हों, पता लगे जनाब कि वो कारगर के महाज पे खड़े हैं, फिर तो मैं कहूँ यार इमरान खान घर में। मियाँ साहब वहाँ पे KFC के खाते हैं, मियाँ साहब वहाँ पे मजे लूट रहे हैं और आप यहाँ पे कह रही है इमरान खान को प्लस्तर लगा हुआ है। भाई इमरान खान को प्लस्तर लगा हुआ है, वो आता है, लोग उसकी मोहब्बत में आते हैं, लोग वो खर रहा है, उसने अपनी असम्बलियां तहलील की हैं। आप भी जुर्रत करें, असम्बली तहलील करें, आए मैदान में, इलेक्शन लड़े। असल मामला और है यासिर साहब, मामला ये है, आज जरा गौर करें कि मोहतरमा के पूरे इस जलसे में जो कन्वेंशन था, आज फिर कन्वेंशन चादर और टेंट के अंदर था। मैं चादर चार दीवारी नहीं कहता, चादर और टेंट के अंदर था। तो मुझे बताएं उस कन्वेंशन में जितने लोग हैं वो इससे ज़्यादा लोग तो कप्तान के घर के बाहर बैठे हुए हैं, जिनके पास जिनको बुलाने वाला कोई नहीं है। ना बिरयानी की देग आती है, ना कीमे वाला नान आता है, ना सब्ज़ चाय आती है, ना वैगने आती है। खुद बहुत लोग वहाँ खड़े हैं, खुद बहुत लोग आते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे के लिए नहीं,
सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर शाम तक, क्या करना। लेकिन वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि ये हमारे एक शहर के कारकुन हैं, आपने पूरे पाकिस्तान से कारकुन बुला रखे हैं। चलें इस तरह करें, मोहतरमा को मैं कहता हूँ कि सुबह आ जाए वहाँ पे, हम भी प्रोग्राम करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी आए, उनके बंदे बिठा लेते हैं, पता लग जाएगा कहाँ के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो फिर क्यों डर रहे हैं? मान ले, यही मान लेते हैं जी, कप्तान के पास पूरे पाकिस्तान से इतने ही लोग हैं, इलेक्शन कराएं। किस चीज़ का डर है भाई? क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? इनके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फरमाते हैं कि हमें पता है हम अपनी तवक्कुआत के मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर सकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो क्यों नहीं कर सकेंगे? फिर ये कहती हैं मोहतरमा कि जनाब हिसाब लेना है तो 2013 से 17 और उसके बाद 22 तक, तो जो पिछले 30 साल हुकूमत की थी उसका हिसाब कौन देगा? वो जो पिछले पहले कर्ज उतारो मुहिम, मुल्क सवारो मुहिम, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? उसके बाद बाकी मामला जो थे उनका हिसाब कौन देगा? भाई हुकूमत तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने की है ना, हिसाब तो आपको देना चाहिए। और उसके बाद इमरान खान से भी ले हिसाब, बिल्कुल ले, आसिफ अली जरदारी से भी ले, जो जो इसका मुजरम है उससे हिसाब ले, लेकिन ले तो सही ना, 30 साल का हिसाब होना चाहिए। और फिर मरियम साहिबा किस हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस में रहती थी? मरियम साहिबा किस हैसियत से वज़ीर आज़म हाउस के एक कमरे से अहकाम जारी करती थी? मरियम साहिबा किस हैसियत से सारे मामला देखती थी? मरियम साहिबा के पास किस हैसियत से ऑडियो वीडियोस आती थी? मरियम साहिबा के पास किस हैसियत से वो सारी रिपोर्ट्स आती थी? ये भी तो, इसका भी हिसाब तो लेना होगा ना, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। ये हम नहीं कहते, ये तो अब आपने जो खुद सामने सारी चीज़ें लाए हैं वो है। यासर साहब खाली खजाने का वज़ीर खजाना, खाली खजाने का वज़ीर खजाना, और सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं, नमाज बिल्कुल पढ़ते हैं, मुझे पता है इसाक डार साहब इस मामले में कोई शक नहीं है, लेकिन हिसाब दें इस हकूकुल बात क्या है? क्या इस मुल्क के हालात दुरुस्त किए? राना साहब वो ये कहते हैं कि 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली थी तो मुल्क तारीकी में डूबा हुआ था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया था, हमने आके बेहतरी की तरफ गामजन किया। ये 2013 से पहले हुकूमत किसकी थी? इन्हीं की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है उनकी थी। साथ पंजाब में कौन था? नून लीग थी। मैं विफाक की बात कर रहा हूँ, वो बात विफाक की। ओके हो गया, वफाक में ये थे, पंजाब में वो थे, तो इनके इत्तेहादी थे ना, उन्हीं को कहते, उसी इत्तेहादी को कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब कि बाटी गेट चौक में क्या करूँगा, घसीटूँगा, सड़कों पे लटकाऊँगा, पेट फाड़ के ले जाऊँगा। तो फिर ले ना उनसे हिसाब, क्यों नहीं लेते? उनसे हिसाब लेना चाहिए था इन्हें, लेकिन नहीं है। जिनसे हिसाब लेना चाहिए था उनके साथ शराकत दारी कर ली, जिनका गिरेबान पकड़ना चाहिए था उनके गले में हाथ डाल दिए, और जो आपको अंधेरों से निकाल के लाया। चले मुझे बताएं, 10 माह पहले क्या पेट्रोल की यह कीमत थी? क्या दाल की यह कीमत थी? क्या आटे की यह कीमत थी? क्या 10 माह पहले आपकी बिजली लोड शेडिंग इतनी होती थी? क्या 10 माह पहले गैस की लोड शेडिंग ऐसी थी? क्या 10 माह पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद थी? क्या 10 माह पहले आपको पाकिस्तान की बाकी इंडस्ट्री बंद नजर आई? क्या डॉलर का रेट ये था? क्या भाई ये किराया ये था? क्या जो बसें हैं उनका किराया ये था? नहीं था ना। आपने 10 साल में वो कुछ नहीं किया, उतनी महंगाई नहीं की जितनी महंगाई आपने आकर इन 10 माह में कर दी है। इंतहा कर दी इन 10 माह में। राना साहब आप आज को रो रहे हैं, आप आज को रो रहे हैं। आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है, उस एग्रीमेंट के बाद बिजली की फी यूनिट जो कीमत है उसमें 7 रुपए इजाफा होना है। जो किसानों को पैकेज दिया जा रहा था, सब्सिडी दी जा रही थी फी यूनिट के ऊपर, वो 1 मार्च से खत्म हो जानी है। डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होना है। आपके तरक्याती बजट के अंदर कट लगाया गया है। आपके गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए महसूलात में इजाफे को आपको यकीनी बनाने का वादा लिया गया। तो उसके बाद की सूरत हाल तो राना साहब फिर होशरुबा हो जाएगी ना। याद करें, मैंने कहा था 10 तारीख गुजरने दें, आज 11 है और कल 10 तारीख को पहला सरप्राइज़ मिल गया था। आज दूसरा सरप्राइज़ आपको बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने दिया है। उन्होंने कहा मुझे कोई लोग हटाना चाहते हैं और हमारे ज़रिए हुकूमतों को गिराया गया और बनाया गया। यही कहना आज उन्होंने जी। तो मुझे बताएं, ये सरप्राइज़ आप डेली मिलने हैं, सब्र तो करें। ये अवाम का खून निचोड़ने वाले जो भी हैं ना, ये एहतसाब की तरफ जाएंगे। इनका एहतसाब होगा,
इनको बहुत सख्त तरीन मरहले से गुजरना पड़ेगा। ये मैं आपको वो चीज़ें कह रहा हूँ जो आपको आने वाले दिनों में याद आ जाएंगी, आपके सामने रख दी जाएंगी। बात यह है कि ये बताएं कि इन्होंने, मैं एक ही सवाल है मेरा, मरियम साहिबा किस बुनियाद पर आप बंद जलसा गाहों में जलसा कर रही हैं? मरियम साहिबा आपको प्रोटोकॉल मिल गया, आपका जलसा हो तो कोई दहशतगर्दी का खतरा नहीं, कप्तान का इलेक्शन कराने का मुतालबा हो तो दहशतगर्दी का खतरा है, कप्तान कहे कि जनाब जमहूरी अमल को लेकर चले तो दहशतगर्दी का खतरा है। अगर आपके वालिद मोहतरम ने इतने अच्छे काम किए हैं, अवाम के दिलों में बसते हैं, तो इलेक्शन में क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इस जिमनी इलेक्शन में नॉन लीग ने कागज क्यों नहीं जमा कराए? पीपल्स पार्टी ने कागज जमा करवाए। चले मौलाना साहब बीमार है आजकल, उनका जिक्र नहीं हम करते, इन्होंने क्यों नहीं कराए? आगे आने वाले दिनों में यासर साहब तहरीक इंसाफ तो मंगल से अनाउंसमेंट शुरू कर रही है ना अपने उम्मीदवारों की। क्या 80% वो जो खबर है कि 80% पुराने और 20% नए चेहरे होंगे, ऐसे ही है कि आप? नहीं, ये खबर नहीं है। अच्छा, नए पुराने सारे होंगे, लेकिन इस दफ़ा वो उम्मीदवार होंगे जिनको देखकर आपको महसूस होगा कि इनको हराना मुमकिन नहीं है। ये जो 19-20 वाला मामला है ना, वो भी अब ख़त्म हो जाना है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ चेहरे सियासत से ख़त्म हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीटीआई में से भी होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मैं अभी नाम नहीं लेता, फिर किसी वक्त बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं। नहीं, इतने बड़े नहीं है, उसने बड़े बना दिया गया था। एक बात लिख लें पेंसिल पकड़ के, ये जबर कर लें, ये गिरफ्तारियां कर लें, ये जो मर्जी कर लें, ये कप्तान की नहली के लिए दिन रात साजिशें कर लें, कप्तान को नहल भी कर लें, उसके बावजूद पीटीआई दोनों सूबों में इलेक्शन जीतेगी। और मेरे पास तो आज इतला ये है, खबर ये है कि हो सकता है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, लेकिन इलेक्शन इकट्ठे ही हों और इलेक्शन मई में हो। हालांकि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे और उसके लिए कल रात 10:10 तक टाइम है कानूनी तौर पर, लेकिन चले 1 दिन का 2 दिन का मार्जिन मिल जाता है। ये परसों इन्होंने करनी है, अपनी मीटिंग करनी है, उसमें करना है तो, लेकिन ये टालेंगे, टालने के लिए बड़े इनके पास बहाने हैं। अचानक से टीचर हड़ताल शुरू कर देंगे, अचानक से दूसरे हड़ताल शुरू कर देंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, फिर ये कहेंगे IMF से मैंने वादा किया तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। ये सारा कुछ करना है ताकि इलेक्शन का अमला नहीं है, फलां नहीं है, ये सारी ड्रामेबाजी चलेगी। लेकिन इस ड्रामेबाजी के दौरान ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि वफाक को भी घर जाना पड़ेगा। यासर साहब, मैं जो बातें कह रहा हूँ ना, अभी तो आप भी कहते होंगे ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा, अक्सर आप लोग कहते हैं, लेकिन जब हो जाता है फिर उन्हें पता चलता है कि ये हो गया और ये हो जाना है, और ये होता मुझे नज़र आ रहा है। मेरे पास कुछ बड़ी इस मामले में आपको राना साहब आपको दिखाई दे रहा है, वफाक में मौजूद तमाम जमातों को भी दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और इस आस पे है कि हमारा चौकीदार जिसने हमें बिठाया हुआ इस पिंजरे के अंदर, शायद वो हमें बचा ले। तो जब चौकीदार ही चाहेगा कि मैं मामलात को दुरुस्त करूं, तो फिर बचाने का तो मामला ख़त्म हो जाता है ना। ये ज़हन में रखिएगा। एक तो मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दूं, मदाखलत ख़त्म होने जा रही है, बल्कि मैं मदाखलत के हक़ भी नहीं हूँ, मैं कहते नहीं कि मदाखलत, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आज की बलूचिस्तान के वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये साबित कर रही है कि बाप पार्टी इनसे दूर जा रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ वो भी तो देखें ना, वो कहते हैं मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। वो कहते हैं, इसका मतलब कोई असेंबली तोड़वाना चाहता है ना, वो कह रहे हैं मैं असेंबली नहीं तोड़ रहा। फिर कौन है जो असेंबली तोड़वाना चाहता है? फिर वो कौन है जो असेंबलियाँ तहलील कराना चाहता है? वो कौन है जो वहाँ पर चाहता है कि असेंबली तहलील हो जाए? कोई तो है ना। आज इतनी एग्रेसिव उनकी करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बनती थी? लेकिन असेंबलियाँ तहलील जो करवाना चाहते हैं वो तो खान साहब करवाना चाहते हैं। राना साहब, सवाल ये है कि असेंबलियाँ तहलील बलोचिस्तान में तो खान साहब के पास वो पोजीशन नहीं है कि वो असेंबली तहलील करें। आप यासर साहब को चीज़ें हम टीवी पे बैठ के नहीं डिस्कस कर सकते, नहीं बता सकते, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये तो वज़ीर आला को जवाब देना चाहिए कि क्यों वो कह रहा है कि मैं असेंबली तहलील नहीं करूँगा। क्या उसको किसी तरफ से कहा गया? क्या उसको कोई इशारा मिला है?
क्या उसकी असम्बली या उसको ख़त्म करने का कोई मंसूबा बना है? क्या उसको हटाने की कोई प्लानिंग हुई है? और अगर ऐसी कोई प्लानिंग हुई है तो वो अपने हटने से पहले अगर वो असम्बली तहलील कर गया तो फिर चले आप खबर लेते हो, आपको खबर दे देता हूँ ना। बलोचिस्तान असम्बली भी जा रही है, कब जा रही है ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत जल्द जा रही है। तो उसके बाद किस तरीके से, किस बुनियाद पर, साल के आखिर में तो वैसे ही जाएगी ना? साल का आखिर अभी बड़ी दूर है, बहुत दूर है। ये मौसम बहार है और बहार में फूल खिलते भी हैं और कुछ खिले हुए फूल मुरझा भी जाते हैं। ये मौसम बहार शुरू हो रही है, देखें तो सही, इलेक्शन की बहार है। और आप मुझे बताएं, कल रात इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई यासिर साहब, उस मीटिंग में 3 वो वज़रा भी शामिल थे जो आज पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तुर्की गालबन गए हैं, और कुछ और लोग भी शामिल थे। कुछ लोगों ने तो लाहौर हाई कोर्ट के जजिस साहब के मुतल्लिक़ बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू की, और कुछ ने कहा जी कोई ऐसा बहाना ढूंढने के इलेक्शन ना हो। उसमें मेरे पास इतला यह है कि एक सरकारी शख्सियत भी बैठी थी। तो सरकारी शख्सियत ने कहा भाई बात सुन ले मेरी, मैंने अपनी गर्दन जो है ना वो कटवानी नहीं, मैंने कुर्बानी का बकरा नहीं बनना। आपने कुछ करना है तो वो कर लें, मैं कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसी बुनियाद पर 13 तारीख को इजलास भी शुरू हो रहा है, बुला लिया गया है, और 13 तक तारीख भी देना पड़ेगी इन्हें। अगर 13 को तारीख नहीं देते, मैक्सिमम क्या करेंगे, उसके चले जाएंगे यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में बेंच पे चले जाएंगे। वहाँ से वो क्या होगा, इस फैसले को कोई रद्द कर ही नहीं सकता, आइन के ख़िलाफ़ फैसला आ ही नहीं सकता। नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका है, नज़रिया ज़रूरत ये नहीं है, और ना ही नज़रिया ज़रूरत को माना जाएगा यासिर साहब। लेकिन नज़रिया ज़रूरत अगर नहीं है तो उसके अलावा अगर मुआशी एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाता है तो फिर भी तो तूल दिया जा सकता है। मुआशी एमरजेंसी का नफाज करने की पूरी तैयारी है, फिर बहुत जाएंगे। फिर मैं आपको ये बता दूँ, फिर हो सकता है कि आपका जमहूरी सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन फिर सिर्फ कप्तान को नहीं, फिर बहुत से लोग जो है ना उसके लिए तैयार रहे, बहुत सी सियासी जमातें उसके लिए तैयार रहे। इक़्तिदार के ईवानों में बैठकर इक़्तिदार के तालाब में नहाने वाले जो है ना, फिर उनको इक़्तिदार का तालाब भी नहीं मिलेगा और इक़्तिदार के ईवान भी नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन दिनों में खामोशी की वजह क्या दिखाई देती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, इस सारे सिनेरियो में गालियां किसको पा रही हैं? नून को। मुखालफत किसकी हो रही है? नून की। सब लोग बड़ा बुरा कह रहे हैं वज़ीर आज़म को ना, नून लीग, और पीपल्स पार्टी पर तो क्या ही कोई बात कर ही नहीं रहा। तो पीपल्स पार्टी की खामोशी जो है वही उसकी कामयाबी है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी लॉबिंग बना रहे हैं, अपने लोगों से राब्ते कर रहे हैं, वो जितना मुमकिन हो सकता है उतना काम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्यों करें? वो खामोश देखें, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, वो इलेक्शन में जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, हारते या जीतते एक अलग बात है, वैसे ही टेस्ट केस है ना उनके लिए। ठीक है। उसके बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो हैं KP के और पंजाब के, उसमें भी वो आएंगे, भरपूर तरीके से आएंगे। नून लीग ने अभी तक अपना बोर्ड नहीं बनाया, उन लोगों ने अपने इंटरव्यू पूरे कर लिए हैं। भाई यहाँ पर इस हुकूमत में अगर नुकसान किसी का हुआ है वो हुआ नून लीग का, और नून लीग के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने वाले मौलाना फजल रहमान का, वो नुकसान हुआ एमन वली का, वो नुकसान हुआ है उन तमाम सियासी जमातों का जो इनके बहुत करीब थी, उनका नुकसान हुआ है। और जब उनका नुकसान हो गया तो वो तो इलेक्शन में आउट हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब आप मुझे बताएं कि MKM का धरना, जी सबको पता था ये धरना नहीं होना, मुझे पता था ये धरना नहीं होना, उनको आगे मना लिया गया, और वो मान भी बड़ी जल्दी जाते हैं, 1 मिनट लगाते हैं वो मान जाते हैं, फिर वो कहते हैं मशकों को आपने जवाब बनाया। तो वही कौन, मुझे एक बात बताएं, चले उसके बाद का ऐलान हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ होने जा रहा है, ये असर साहब बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सारे मट्टी के ढेर बनते जा रहेंगे। ये ज़िमनी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, दूसरे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए रास्ता निकल सकता है, हो सकता है कि रास्ता ये निकला है कि मई में सारे इंतखाबात हो। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मई में तमाम इंतखाबात हो, क्योंकि नून लीग को सूट नहीं करता। सब बात तो फिर वही आ जाती है ना आइन से रूगर्दानी की। अगर मई में बात जाती है तो ये जो 90 रोज का है वो फिर
सादर नहीं ना आता। फिर आप तमाम सियासी जमातें जो हैं एक मुतफिका तौर पर कुछ फैसला करती हैं। उसे नाम क्या देंगे, वो नजरिया जरूरत नहीं, मैं उसमें फिर आप कहते हैं जनाब एक इलेक्शन जो है ये हम पूरा पाकिस्तान में एक ही वक्त में करा सकते हैं, तो उसमें जाके कोई रास्ता अगर सारे मानते हैं निकलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये किसको सूट करता है? नून लीग को ये सूट नहीं करता, पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता। भाई MNA जो होता है ना, MNA का उम्मीदवार, नीचे MPA उसके लिए वोट इकट्ठे करते हैं, खर्चा भी MPA करता है, लोगों को घरों से निकालता भी MPA है। वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का बंदियां जो होती हैं, दीगर जो मामला होते हैं, इलेक्शन शेड्यूल जो होता है, फिर उसके बाद जो इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन जो बने होते हैं, ये सारे MPA के काम होते हैं कि इस MPA ने ये का संभालना है, इस MPA ने ये संभालना है, MNA ने ओवरऑल देखना है। तो अब मुझे बताएं, नीचे जीते हो मुस्लिम लीग काफ के या तहरीक इंसाफ के MPA, और दोबारा जब इलेक्शन आए, चले मान लें इलेक्शन में आप ये कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ज्यादा कह सकता है कि जनाब मौजूदा वजीर आला जो होगा वो इन 3 माह में कोई तकर्री तबादले नहीं करेगा, ओके। लेकिन नीचे हालांकि यहाँ पर 700 कुछ तबादले हो गए। साहब मैं सवाल मेरा ये सवाल था कि फ़र्ज़ कर लें इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, तो क्या उसके बाद आपको दरखास्तें दायर होती दिखाई नहीं देती कि फ़लाँ RPO, फ़लाँ DPO या फ़लाँ DCO ये हमारे खिलाफ इक़दाम उठा रहा है? सारा कुछ होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना ज़ोर इस वक्त PTI का चल रहा है ना, आप मुझे एक बात बताएं, कितना आप हर रोज़ एक रैली देखते हैं, हर शहर में हज़ारों की रैली देखते हैं ना। लेकिन वो जमात इस्लामी भी रैली निकाल रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने नाल देखिए, जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर बहुत है। जमात इस्लामी की बदकिस्मती ये है कि जमात इस्लामी के पास वोटिंग पावर नहीं है। हाँ, उनके अपने लोग PMLN को या PTI को वोट पूरी जिंदगी उनके लोगों ने, उनके लोगों के ज़हनों में बात यह है कि जमात इस्लामी बरसरे इक़्तिदार नहीं आनी, उन लोगों के ज़हनों में ये बात है, इसीलिए वो वोट जो है वो PTI या PMLN को देते हैं और अक्सर औकात बाइकआउट कर जाते हैं। जो भी आप उसको कर ले, मैं नहीं, क्योंकि मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन जिसने इलेक्शन की तैयारी करनी है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। PTI ने इलेक्शन की तैयारी करनी थी, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके बोर्ड बन गए, उनके इंटरव्यू हो गए, हर जगह पे कोई ना कोई जलसा जुलूस चल रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो अवाम में अपनी शराहत, अवाम में अपनी नुमाइंदगी, अवाम के साथ अपने राब्ते, अवाम के साथ अपनी मोहब्बत, अवाम के साथ सारा कुछ कर रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ मरियम साहिबा निकली हुई हैं, वो जलसा कर रही हैं, 450-500 लोगों को इकट्ठा करके एक जलसा करती हैं, उसके बाद अगले दिन मुलाकातें करती हैं, फिर चले जाती हैं। ये नहीं होता, ये इन्होंने तो एक MPA के हल्के में शुरू कर दिया, एक MNA के हल्के में शुरू कर दिया, तो फिर पीछे रह क्या गया? अब तो जो निकलेगा, जो अवाम में जाएगा, जो अवाम का दरवाज़ा खटखटाएगा, जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखेगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा। आप कहेंगे जनाब इलेक्शन आ गए, धांधली शुरू हो गई, RPO क्या कर लेगा, RPO क्या कर लेगा, DPO मैक्सिमम ये करेगा ना यासर साहब, बंदे गिरफ्तार, क्या 5000 बंदे गिरफ्तार कर लेगा? जो इलेक्शन लड़ने आता उम्मीदवार वो इतना कमज़ोर नहीं होता, वो तगड़ा होता है। लेकिन अवाम की नब्ज़ पे अगर हाथ रखना है तो इस मौजूदा माशी सूरत हाल के अंदर अवाम की नब्ज़ पे वही हाथ रख सकता है जिस पर अवाम को एतमाद हो कि ये कोई बेहतरी का फैसला कर सकें। इसी सियासी माशी सूरत हाल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शेखदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ अदालत आलिया ये कह चुकी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या रहेगी? PTI जेल भरो तहरीक चलाना चाहती है या इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहती है? कौन से चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे? इलेक्शन कैंपेन का आगाज कब से होगा? इलेक्शन शेड्यूल का आगाज होने के बाद क्या फिर वो फहरिस्तें सामने आएंगी कि किस किस को टिकट जारी हुआ? तो वफाकी हुकूमत को आम इंतखाबात कुली तौर पर करवाने के लिए माइल किस तरीके से करवाया जाएगा, इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फ़ारूक साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए, आप लिस्टें मुरतब कर रहे हैं कि जेल भरो तहरीक में कौन कौन कारकुन के साथ जेल जाएगा, दूसरी तरफ इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से आप अदालत आलिया के पीछे पड़े हुए हैं। आप चाहते क्या हैं? जेल भरने की तहरीक चलाना चाहते हैं या इलेक्शन की कैंपेन को चलाना चाहते हैं? लेकिन जो जेल भरो तहरीक है वो तो है हमारी जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं।
आपके इल्म में है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी के रहनुमाओं को उनके घरों से रात को 4-4 बजे उठाया जाता है, बंदे पहले गिरफ्तार करते हैं, FIR बाद में दर्ज होती है। जिस किस्म का तशद्दुद आजम स्वाति के ऊपर किया गया, शहबाज गिल पे किया गया, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी देख लें, आप शेख रशीद की अभी गिरफ्तारी देख लें, इसके अलावा जो हमारे इत्तेहादी शेख रशीद के अलावा उनके लोगों को, काफ लीग के लोगों को शुरू कर दिया, परवेज लाई के करीबी साथियों को, और ये सारा एक तसलसल नजर आता है। फिर सहाफी हजरात हैं, खुद इमरान रियाज को जेल में डाला, 16 FIR अरशद शरीफ पे काटी, बेचारा मुल्क से बाहर गया, वहां उसको शहीद कर दिया गया। साबिर शाकिर मुल्क पे हैं, जमील फारूकी के ऊपर तशद्दुद हो गया, समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद हो गया, इसके अलावा अयाज अमीर 70 साल सहाफियों पर तशद्दुद हो गया। ये सारी वो खिलाफ वर्जियां हैं। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को पकड़ पकड़ के अंदर डालते हैं, वो सिलसिला रुका नहीं। अभी भी 25 मई के अफसरान को चुन चुन के तैनात किया गया है उन पोजीशन पे कि आपको टारगेट है कि आपने PTI के कारकुनान के ऊपर, इमरान खान से हमदर्दी रखने वाले लोगों के ऊपर आपने कार्रवाइयां करनी है, उनके ऊपर जुल्म करना है। तो उस पर हमने कहा हम बतौर एहतजाज फिर जेल भरो तहरीक का फिर आगाज कर रहे थे, और इमरान खान साहब अब उसकी कॉल देंगे। लेकिन उसके पैरेलल आप इल्म में है कि इंतखाबात जुड़े हैं, अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म होगा? क्योंकि लोग ये डर, ये सिलसिला है क्यों है? क्योंकि ये खौफजदा है, ये जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत क्यों है? ये खौफजदा है। इन्हें पता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो इमरान खान ने इनको जो है वो इनके चोरों के केस फिर खुल जाएंगे, लिहाजा ये दबाना चाहते हैं तहरीकों की आज़ादी को, इस वजह से ये जुल्म और बर्बरियत करते हैं। तो हमने इस वजह से कहा हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन आपने देखा थोड़ा अब तनाजुर हालात बदल रहे हैं। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया है, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया है। अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना है, तो उसकी तरफ हम देख रहे हैं। जैसे ही शेड्यूल आएगा मुल्क के अंदर एक इंतखाबात का माहौल है वो बन जाएगा। और फरक हबीब साहब, आप कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं। पीर के कानून के मुताबिक तो कल रात 10:10 तक ख़त्म हो जाना चाहिए टाइम, उससे पहले शेड्यूल देना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने पीर के रोज़ रखा हुआ है, 13 तारीख को अपना पहला इजलास, उसमें शेड्यूल देते हैं या ये पटिशन में जाते हैं, जो भी ये फैसला करेंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इलेक्शन इन 90 दिन में हो जाएंगे या कोई मैसेज पैगाम आ जाएगा कि सारे इलेक्शन इकट्ठे हों? आपको क्या सूट करता है? राणा साहब, आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कोर्ट का फैसला ही आ गया। कौन सा आइन बड़ा क्लियर है। ये जिन लोगों ने वक्त ज़ाया किया है वो अब दांतों के नीचे उंगलियां लेके बैठे हुए हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो परेशान है कि तमाम प्लानिंगें नाकाम हो गई हैं। इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अवाम को मौका मिला कि नहीं इस्तेमाल करने का, तो लोग इस करप्ट टोले का, इम्पोर्टेड हुकूमत का बस बुरे तरीके से खात्मा करेंगे। और आप ये कह रहे हैं ये मंडे को फैसला करेंगे, जो इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगा उस तौहीन अदालत लगेगी। हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि हम आइन की बहाली की तहरीक चलाएंगे। अगर आइन को फारूक हबीब साहब, आइन में तो ये भी नहीं लिखा कि किसी ने इस्तीफा दिया है तो उस इस्तीफे को इतनी देर तक कबूल ना किया जाए। आइन में तो ये भी नहीं लिखा कि अगर किसी ने इस्तीफा वापस ले लिया है तो उसे कबूल कर लिया जाए। आइन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि 85 रुकनी काबीना बना ली जाए। तो आइन पर अमल दरामद अभी तक देखने में आया आपको? नहीं, देखें ये तो वो चीजें हैं ना, ये तो सारी इस पे किसी किस्म की कोई आइन के तरफ से कोई कदर नहीं है। लेकिन इंतखाबात के हवाले से तो हमारा आइन बड़ा क्लियर है। मुझे आप ये बताएं ना, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वजूद ही इंतखाबात की सूरत में आती है। अगर इंतखाबात ही नहीं होंगे तो इंतखाबात, इस असम्बली ने इस आइन को बनाया ना, ये इंतखाबात के जरिए असम्बली वजूद में आई, उस असम्बली में डिबेट होकर पाकिस्तान का आइन बना। अब मुझे आप बताएं, वो आइन अगर उस जमहूरी निजाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो उस आइन का क्या फायदा? चले एक बात और बता दें, क्या आइन में ये लिखा है कि निगरान हुकूमत तकर्रो तबादले कर सकती है? मैं आपको पहले ये कह रहा हूं कि ये तो आइन के अंदर किसी जगह के ऊपर लिखा ही नहीं है। लेकिन ये जो आपका इलेक्शन एक्ट है, जो निगरान हुकूमत, उसमें तो डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं। लेकिन यही तो चीज है जिसके ऊपर हम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अच्छा, कल खान साहब, कल कप्तान जो बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, क्या
कल किसी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन को देखने के बाद ऐलान करेंगे? नहीं देखिए, अब तो अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है। अब आप देखें कि जो अदालत का फैसला है के ऊपर अमल दरामद के अलावा इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई और गुंजाइश है ही नहीं। आप अपने उम्मीदवारों की नामजदगी किस दिन से शुरू कर रहे हैं? देखिए, वो तो हमने तकरीबन हमारा प्रोसेस जो है वो उसका पहला राउंड तो मुकम्मल हो चुका हुआ है, जिसमें उम्मीदवारों की जो नीचे से रेकमेंड होकर आए थे उनके जो क्रेडेंशियल हैं, उनकी जो पार्टी के लिए खिदमात हैं, जो सिटिंग लोग हैं, उनका जायजा जो है वो ले लिया गया है। अब जो है वो जैसे ही ये शेड्यूल अनाउंस होगा तो टिकट का फाइनलाइजेशन का, टिकट एलोकेशन का जो हथी राउंड है वो शुरू हो जाएगा। तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो गया हुआ। अब सिर्फ जो है वो ऐलान की फॉर्मेलिटी जो है वो बाकी है। वो हमने इंतखाबात की शेड्यूल काफ लीग से आपके मामला तय हो चुके हैं सारे, जो तय होने थे, जहां पे उनको आपने जितनी टिकटें देनी थी? काफ लीग के साथ भी हमारी जो है वो काफी हद तक जो है वो उसके ऊपर प्रीलिमिनरी इब्तदाई डिस्कशन जो है वो हो चुकी हुई है, और जैसे ये मामला हतमी फेज में दाखिल होगा उसको भी हम कंक्लूड कर लें। लेकिन कुछ इतलात ये भी हैं कि माजी में जो आपकी काबीना का कोई लोग हिस्सा रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे या बड़े ओहदों पर रहे, हो सकता है कि वो चेहरे तब्दील हो जाएं। इसमें कोई सदाकत? देखें, ये तो हर सीट टू सीट डिपेंड करता है ना कि क्या लोग वहाँ के हालात क्या हैं, क्या मारूजी हालात क्या हैं, अवाम में क्या पजीराई है, उन तमाम पहलुओं का जो है वो जायजा लिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तो हमने ब्रॉड बेस अपना काम किया है। अब जैसे ही हल्का टू हल्का जब फाइनल टिकटों का मामला आएगा उसमें ये फिर तमाम चीजें जो है वो तय हों। फराग हबीब साहब, हल्का टू हल्का आएगा, चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि अगर पीर के रोज़ इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता और वो चले जाते हैं अदालत में, या कोई और बहाना मर जाता है, या मुल्क में या शेड्यूल नहीं आता, फैसले पे अमल या मुआशी इमरजेंसी लग जाती है अदालत की। नहीं, इमरजेंसी देखे राणा साहब आए बाएं चाहे अगर मगर हमने बड़ा सुन लिया, ये अब उसका टाइम नहीं है। मुल्क को इस्तेहकाम देना है, मुल्क को बचाना है, तो इस मुल्क में अवाम को उनका खुद हक रायदही मिलना चाहिए। उनको अवाम को मौका दें, आइन को मौका दें। इंतखाबात इस मुल्क के लिए अब नागुज़ीर हो चुके हैं। अच्छा फारूक साहब, पाकिस्तान की एक मिनट, मुझे एक मिनट है ना राणा अजीम साहब, ये अगर मगर की मुझे बताएं तो गुंजाइश रह गई है किसी के पास? बिल्कुल नहीं रहेगी, 1% अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। लेकिन और हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है, तारीखी फैसला दिया है भाई। अब इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो एक आवाज है, मीडिया को भी एक आवाज होना चाहिए। हमें अगर मगर की तो गुंजाइश ही इनको नहीं देनी चाहिए। इसमें तो हमें बिल्कुल हम अपने जमहूरियत की हिफाजत भी करेंगे, हमारा जो राइट है, हमें जो इलेक्शन का हक मिलना चाहिए इंतखाबात का, उसकी हम पूरी हिफाजत करेंगे, उसका पूरा पहरा देंगे। ये अगर मगर अब हम नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत जानिबदारी दिखा ली, अब जो है वो जानिबदारी का मौका नहीं है, तब का फैसला आ गया है, और जो ये करेगा हम तो इन्हें अदालत की दरखास्त फौरी उसके खिलाफ जो है वो मूव करें। फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्ज कर लें बरसर इक़्तिदार आ जाती है, IMF की डील मौजूदा हुकूमत के साथ हो गई, उस डील के तनाजुर में बहुत सी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है, बहुत सी जगहों पे टैक्स लगाने हैं, बहुत सी जगहों पे कीमतों को बढ़ाना है। PTI आएगी तो क्या इस मुआहिदे को आगे चलाएगी, या फिर आप पे जो तोहमत लगाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि आपने मुआहिदा फाड़ दिया था, मुआहिदे को ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं देखें, ये तो भी आपने बहुत यानी आगे का सवाल कर दिया। अभी तो इंतखाबात होने हैं, इंतखाबात की सूरत में हुकूमत बननी है। हमारे अपने इसका कसूर नहीं है, ये आपके शहर का है, तो इसलिए ये आपसे जल्दी पूछना चाहता है। हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेट उस हवाले से जो है वो प्लान्स भी मौजूद हैं। और आपने देखा कि हमने तो पहले टर्न अराउंड किया था भाई, हमें तो उस वक्त भी $7 अरब के रिजर्व मिले थे। आपको याद है जब इसाकडार उस वक्त भी रुपया सस्ता करने के चक्कर में उसने $7 अरब के रिजर्व छोड़े थे, तो हम वहां से $16 अरब के रिजर्व हम छोड़ के गए थे। बरामदात $24 अरब की $32 अरब पर पहुंचाई थी। $18 अरब पर बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र आते थे, $32 अरब पे लेके गए थे। 1000 अरब रुपया मुनाफा कमाया आखिरी साल में कॉर्पोरेट सेक्टर ने। 55 लाख नौकरियां नई इमरान खान ने पैदा की। कोरोना भी आया, अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से निकला हुआ,
भारत के साथ बॉर्डर की टेंशन बनी, 3 दिल आया, ये सारी चीजों का सामना इमरान खान ने किया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तो कुछ देखना ही नहीं पड़ा। ये तो सवाए अपने मुकदमात, केसेस माफ करवाते रहे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है आपने डिस्कस ही नहीं की, ये जो सलमान शहबाज है, जिसको शहबाज शरीफ कहता रहा कि रमजान शुगर मिल केस के अंदर ये चोर है, इसके पास सारी तफसीलात हैं, इसको पूछे। अब FIA से उसने उसका चलान में बेगुनाह लिखवा दिया था, लेकिन आपने देखा कि आज जज ने एग्री नहीं की उस तफ्तीश को, उस चलान को। उन्होंने कहा 113 लोगों के बयानात साथ जुड़े हुए हैं, और जो बज़ाहिर सबूत है उसके मुताबिक तो सलमान शहबाज को केस से बरी नहीं किया जा सकता, उसको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। ये असल चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इमरान खान को हटाया। पापड़ वाले, फलूदे वाले, टीटीओ के केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, इन सब ने जो है वो माफ करवाए उस पर। साहब ये जवेद चौधरी साहब आजकल बड़ा लिख रहे हैं और कुछ लोग बड़ा लिख रहे हैं और उनके बड़े करीबी राब्ते साबिक आर्मी चीफ साहब से हो रहे हैं, और वो जो गुफ्तगू शनीद बाहर आ रही है उसमें कितनी हकीकत है? जी फर्क साहब। जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा ये जवेद चौधरी साहब बड़ा कुछ लिख रहे हैं आजकल, उनके बड़े करीबी राब्ते हो रहे हैं, और उन राब्तों के बाद जो चीजें वो लिख रहे हैं इसमें हकीकत कितनी है? देखें, जावेद चौधरी साहब जो है उन्होंने जो कुछ लिखा है, जिसके बिहाफ पे लिखा है, वो उनको ऑन नहीं कर रहा, लेकिन वो सच उनका मुंह से निकल गया है। इमरान खान हुकूमत को उन्होंने गिराया है और उन्होंने लोकल हैंडलर और लोकल सहूलतकार होने का किरदार अदा किया है, और वो कहते हैं इमरान खान बड़े खतरनाक थे। तो अब उन्हें समझ आ गई है कि ये कितने खतरनाक साबित हुए हैं। बाजवा साहब ने जो जोर ला के इस मुल्क के ऊपर नाफज किए हैं, जिन्होंने इस मुल्क की फैक्ट्रियां बंद कर दी, मजदूर बेरोजगार कर दिए, उनकी मैशियत को बैंक डिफॉल्ट पे ले आए हैं। ये शहबाज, जरदारी, फजल रहमान का जो चोरों का टोले का इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये बाजवा का किया धड़ा है। ये खुद तो दुबई चला गया है, अब ये कहता है इमरान खान खतरनाक था। अब 10 महीने में पता नहीं चला कौन खतरनाक साबित हुआ। चले मईशत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, IMF के साथ होने वाली, ये खतरनाक साबित हुई है। IMF के साथ होने वाली डील में रुकावट पैदा करने की वजह से शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक पर तहकीकात मुकम्मल हुई हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का इंदिया दिया गया है। अगर उनकी गिरफ्तारी की जाती है, PTI क्या करेगी? देखें, शौकत तरीन की गिरफ्तारी अगर उन्होंने करनी है इस बात के ऊपर, तो फिर जो मरियम सफदर की ऑडियो लीक्स आई हुई है, इसको इतने इश्तेहार दो, उसको इतने इश्तेहार दो, उसकी तहकीकात भी करवा लेना, ठीक है। उस पर भी जो वो बैठ के कहती थी मैं मीडिया को मैनेज करती हूँ, फलाने को दबाना है, इसको दबाना है, उसको भी गिरफ्तार कर दें। शौकत तरीन के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो वो भी इंतकामी कार्रवाई। अगर शौकत तरीन साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए, तनासुब बराबर का रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साली से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर सियासी भौचाल किस तरीके से आने वाला है और सियासी भौचाल को इस्तेहकाम में किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है, इस पर बिलखुसूस बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या समझते हैं, एक तरफ किसी पर फर्द जुर्म आयद होने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें मंजर आम पे आ रही हैं कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल फिर से पैदा होती है, PTI के रहनुमा उठाए जाते हैं, गिरफ्तार की जाते हैं, तो एक तरफ वो तो इंतकामी कार्रवाई का हुकूमत के ऊपर मलबा डालेंगे, हुकूमती इकदाम क्या दिखाई देते हैं? देखें, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। शौकत तरीन सेनेटर भी हैं, शौकत तरीन एक मारूफ शख्सियत भी हैं। अगर उन्हें ऑडियो लीक्स पे उठाया जा सकता है तो ऑडियो लीक्स पे फिर एक नहीं कई लोग उठाए जाएंगे। ऑडियो लीक्स पे फिर वो भी उठाए जाएंगे जिन्होंने कहा था कि हेल्थ कार्ड बंद कर दे, इमरान खान का यही क्रेडिट है। उसका नुकसान पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को, उन तमाम अफराद को हुआ जो बेचारे फ्री इलाज करवाने जा रहे थे। तो फिर वो क्यों नहीं उठाए जाएंगे? फिर उसमें वो लोग भी उठाए जाएंगे जिनकी कॉलिंग ट्रेस हुई है, फलाने को गिरफ्तार करो, वो लोग भी उठाए जाएंगे जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हिदायत देते हैं। देखें, ये इंतकामी क्या होगा, ले जाएंगे, ओके हो गया, ले जाके उसे कहेंगे आप मारेंगे, उसे कहेंगे तो आप कहोगे मुझे इमरान खान ने कहा है, यही कहेंगे ना, इसके अलावा उनका मकसद ही कोई नहीं। पर शौकत अजीज जो है तरीन जो है वो कौन सा इलेक्शन लड़ रहा है?
बेसिकली ये सारा प्रेशर डाला जा रहा है किसी तरीके से पीटीआई को दबाया जा सके। ये 103 बंदे, 150 बंदे, 1 लाख अफराद गिरफ्तार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नफरत में इजाफा होगा, वोट बैंक बढ़ेगा पीटीआई का, इमरान खान के लोग हमायती ज्यादा निकलेंगे। इमरान खान को ये नहीं दबा सकते। जिस शख्स पे आप जानी हमला कर दें, जिसकी जान खत्म करने की कोशिश कर लें, उसके बाद भी वो ना डरे, उसके बाद भी उसे ना दबाया जा सके, तो फिर गिरफ्तारियां उस क्या बिगाड़ लेंगे। मुझे एक बात बताए, शेख रशीद, उस पर जो तौहीन बिलावल का इल्ज़ाम है, जो उस पर जो बाकी इल्ज़ाम आते हैं, क्या मुझे बताएं ऐसा कभी सियासत में हुआ था? जितनी ज़बानें मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करते रहे हैं, जो तकारीर में बोलते रहे हैं, जो मुख्तलिफ टाइमों पे बोलते रहे हैं, उसके बाद मुझे बताएं ये तो कुछ भी नहीं है। यासर साहब, ये 2 अदारे इन्होंने रखे हैं इस काम के लिए, एक एंटी करप्शन है, एक दूसरा अदारा, कि आपने कुछ नहीं करना, आपने यही करना है। एंटी करप्शन को टास्क दिया गया, यासर मैं आपको बता दूं, पंजाब के 23 वुज़रा, साबका मौजूदा ये नहीं मैं निगरान सेटअप पे कह रहा, जो कुछ रह चुके थे, कुछ थे साबका दौर में, उन्हें गिरफ्तार करें। लाहौर के बहुत से लोगों के नाम है, पकड़ के अंदर करें, उनको रगड़ा लगाएं, साबित करें कि इन्होंने जनाब ये करप्शन की है, और उनको इतना खौफजदा कर दें कि वो इलेक्शन ना जीत सकें, इलेक्शन में के लिए नहीं जा सकें, उनको नहली के लिए हम रेफरेंस बना सकें। ये किया जाएगा। दूसरी तरफ एक वफाकी इदारे से ये काम लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज के दिन तक आम आदमी जो है वो अब भी वो लोग जो कल तक इमरान के साथ नहीं थे, वो भी इमरान के साथ खड़े हैं। अब हर दूसरा शख्स जो है इस हुकूमत के जाने की दुआएं मांग रहा है। मुझे कई मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जब हमने कसम खा ली है इनको वोट नहीं देंगे। मैं कहा फिर किसको देंगे? इमरान को वोट दे लेंगे, तहरीक इंसाफ को वोट दे लेंगे, हम उसको वोट दे लेंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारा बच्चा नौकरी से चला गया, मेडिसिन महंगी हो गई। कोई एक चीज बताएं मुझे जो सस्ती हुई है, कोई एक चीज। जिस मुल्क के अंदर कफन से लेकर दवाई तक, खाने से लेकर पानी तक, सुई से लेकर गाड़ी तक सब कुछ महंगा हो जाए, सब कुछ, तो उस मुल्क के अंदर लोग हुक्मरानों को बददुआएं देंगे। जिस मुल्क के अंदर सफेद पोश ज़कात लेने पर मजबूर हो जाए, जिस मुल्क के अंदर बिजनेसमैन फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो जाए, जिस मुल्क के अंदर रुपए की कदर खत्म हो जाए, जिस मुल्क के अंदर मां सवाए वुज़रा की भर्तियों के कोई काम ना रह जाए, जिस मुल्क के अंदर आप ये जरा अंदाजा लगा के देखें, इश्क पे पकड़े FIA के इजलास नहीं हो रहे, इजलास मुलतवी करके TA कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं हो रहा। ये तो बाद की बात है। यहां पे सितम ज़रीफी तो ये है कि 85 लोगों की आपने फौज काबीना बना रखी है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में आपका कोरम पूरा नहीं होता। 85 लोग नहीं होते, 85 का 50% लगा ले, वो नहीं होते वहां पे। तो ये पैसा खत्म करें ना, इन लोगों को पकड़ें। क्यों ये मुंतखब होके आए, क्यों ये वजीर बने, क्यों ये गाड़ियों, चले वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेते, नहीं लेते होंगे, ओके हो गया, गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी का पेट्रोल लेते हैं, साथ स्टाफ लेते हैं, उस स्टाफ का दीगर खर्चा होता है, वहां पे खाना पीना चलता है, ऑफिस में वहां पे ऑफिस होता है, वहां पे बिजली चलती है, पंखा चलता है, हीटर चलता है, गर्मी आएगी AC चलता है। तो इसका खर्चा कौन देगा, कौन जिम्मेदार है? जो बोला यार इसको भी ऑबलाइज कर दो, ये मंडी लगी हुई है क्या? आपने बंदे पकड़े, लागो इसको वजीर बना दो, इसको वजीर बना दो, इसको फलां कर दो, इसको फलां कर दो। इस मुल्क में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं, लोग यहां पर हालत यह है कि माँ और बाप खुद खाना खाए ना खाए, अपनी औलाद को खाना दे रहे हैं, पानी में खाना तैयार करके दे रहे हैं। आटे के एक घर में किसी बल्कि 95% घरों में 3 वक्त की रोटी नहीं पक रही। जिम्मेदार कौन? हुकूमत होती है, हक में वक्त होता है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। और यहां पर सुबह से लेकर शाम तक रोजाना सुनने में आता 3 लोग जनाब उनको वजीर बना दिया गया, मामले खुसूसी बना दिया गया, 6 लोग उनको मामले खुसूसी बनाने की दौड़ इस वक्त जारी है। लेकिन मुल्क की मईशत को किस समत में लेके जाना है, किस के इम्कान को पैदा करना है, कौन सा उनसर हमें बेहतरी की तरफ गामजन करेगा,
उसका जवाब देने को यहाँ पे कोई राजी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वो खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।